हेलो एंड वेलकम टू मार्वेलस एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर पे। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर जाकर सर्च करना है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड बाय मार्वेलस एजुकेशन, तो वो पूरा प्लेलिस्ट सामने आ जाएगा। उस पूरे प्लेलिस्ट को देखना है, बचे हुए इसके पहले के सारे वीडियोस को। इसके बाद के वीडियोस भी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो चलो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, जैसा कि मैं बताया हूं कि तुम्हें क्या बताने वाला हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अब हम लोग जानना थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखो ना, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें होने वाला है। और डाइपोल, डाइपोल में डाई मतलब टू, और पोल मतलब चार्जेस। दो चार्ज वाला ऐसा पोल जिसमें दो चार्ज वाला पोल जो होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, और कुछ खास नहीं रहेगा। उसके बारे में कंप्लीट हम लोग को डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज एट इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज कौन कौन होना चाहिए? एक तो प्लस क्यू होना चाहिए और दूसरा कौन होना चाहिए? माइनस में क्यू, सेपरेटेड बाई। देखो, कुछ लोग ए डिस्टेंस भी लेके चलेगा, मैं 2a डिस्टेंस लेके चल रहा हूँ। 2a डिस्टेंस एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, और दूसरा कैलकुलेशन में आसानी भी होता है जब 2a रहता है, तो इसलिए मैं 2a ही लेके चल रहा हूँ। ए भी तुम चाहो तो लेके चल सकते हो, कुछ रेफरेंस बुक्स में ए भी लेके चला है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंप्लीट डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? एक ऐसा पेयर है जिसमें एक होता है, एक तरफ होता है प्लस चार्ज और दूसरी तरफ होता है माइनस चार्ज। लेकिन चार्ज भी कैसा है? तो दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है, बस साइन अलग अलग होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन दोनों चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस तुम कैलकुलेट करना चाहोगे तो ये तुम्हें 2a के बराबर चार्ज के बीच में डिस्टेंस मिलेगा। अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में तुम्हें पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड हम लोग चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? तो मैग्नीट्यूड अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का निकालना चाहोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, चार्ज रख दो, दोनों के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको रख दो, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से। ये डिस्टेंस हो गया 2a दोनों के बीच का। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये इसका मैग्नीट्यूड है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ हो गया ये। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का स्ट्रेंथ जैसे ही मुझे पता चल गया, तो अगर मुझे पूछेगा कि ठीक है ये तो मैग्नीट्यूड की बातें हो गई, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन किधर से किधर होता है? डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कहाँ होगा? डायरेक्शन जो होगा वो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसका डायरेक्शन होगा। अब देखो, एक और बात जान लेते हैं। अगर तुमसे ये पूछेगा कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, तो ये बताओ कि यहाँ पे चार्ज कितना है? प्लस में क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस में क्यू। तो दोनों पे ओवरऑल टोटल चार्ज अगर हम लोग निकालने चलेंगे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, तो मुझे टोटल चार्ज कितना मिलेगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ओवरऑल 0 चार्ज मिलेगा। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा चीज़ होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बस होता यही है कि एक तरफ चार्ज और ये चार्जेज जो होते हैं वो दो अलग अलग जगह पे सेपरेट हो जाता है। जैसे देखो ना, हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं पानी के ऊपर तुमसे कुछ पूछेगा कि वाटर के ऊपर चार्ज होता है क्या? बिल्कुल चार्ज नहीं होता। लेकिन वाटर में होता क्या है? जैसे वाटर को तुम देखोगे तो वाटर जो होता है बीच में रहता है उसका ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O होता है। H2O में O होता है बीच में। इसके ऊपर अगर तुम चार्ज देखने चाहोगे तो देखो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 1 2 3 4 और ये रहा 5 6, ऐसे करो, ऐसे 2 2 4 और 2 6, इसे 2 और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो ये क्या करता है? शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। ये शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पर प्लस डेल्टा चार्ज रहता है, इसके ऊपर भी प्लस डेल्टा चार्ज रहता है, और इसके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज रहता है, इसके ऊपर भी माइनस डेल्टा चार्ज होता है।
अब तुमसे पूछेगा कि इसमें ये बताओ ओवरऑल इस पूरे वाटर पे चार्ज कितना है, तो इस पर चार्ज का वैल्यू 0 है। पर क्या इस पर चार्ज अलग अलग बिखरा हुआ नहीं है, मुझे प्लस चार्ज हाइड्रोजन के पास मिल रहा है, दूसरा प्लस चार्ज दूसरा हाइड्रोजन के पास, और निगेटिव चार्ज पूरा का पूरा इस ऑक्सीजन के पास मिल रहा है। तो देखो तो एक डाइपोल की तरह ये काम कर रहा है। डाइपोल मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव। बात अलग है कि इसमें दो दो डाइपोल बन रहा है, लेकिन डाइपोल बन रहा है। तो ये हो गया हमारा डाइपोल का एग्जाम्पल, जो कि वाटर के अंदर तुम्हें मैं दिखाया। इसके अलावा तुम चाहो तो ऑक्सीजन के अंदर भी देख सकते हो। एक तो मैं वाटर के अंदर बता दिया, और मैं बता देता हूँ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी देख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या मिलेगा, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये चाहेगा कि ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए, तो क्यों अटैच होगा, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी और मिलेगा तो 8 हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। ये क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप करना शुरू किया। हाइड्रोजन के साथ जब बाइंड अप करना शुरू किया तो ये इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर रहा 2 हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और इधर से भी रहा हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के साथ, सॉरी हाइड्रोजन क्यों, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना चाह रहा है। ये दोनों से जब शेयर करेगा तो यहाँ इसे 2 ऑक्सीजन मिलेगा, यहाँ पर ये दोनों के साथ कर लिया शेयर, इसका भी 2 के साथ शेयर कर लिया। इसके पास कितना था टोटल पहले से, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे बनना ऐसा चाहिए, इस तरीके का बनेगा ऐसा कुछ। ये दोनों ज़्यादा डिस्टेंस पर दूर दूर रहना पसंद करेगा। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसके पास कैसा चार्ज होगा, डेल्टा निगेटिव, इसके पास भी डेल्टा निगेटिव ऑक्सीजन के पास, और इसके पास क्या होता है डेल्टा पॉजिटिव, वो भी 2 टाइम्स, एक इसके लिए एक इसके लिए। वैसे 2 टाइम्स लिखते नहीं है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, बहुत छोटा सा चार्ज होता है, इसलिए मैं डेल्टा यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें डाइपोल मोमेंट तुम निकालना चाहोगे तो डाइपोल मोमेंट निकलेगा क्या, यहाँ डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है, 2 डाइपोल दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल हम डाइपोल मोमेंट निकालने चलेंगे तो मुझे पता चलेगा एक का इधर निगेटिव टू पॉजिटिव और दूसरा इधर साइड निगेटिव टू पॉजिटिव। ओवरऑल डाइपोल तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है। यहाँ पे भी देखो चार्जेस बिखरा हुआ, ओवरऑल इस पे चार्ज कितना 0 है। एक और देखो एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, एक और एग्जांपल देख सकते हो, CH4 का कार्बन है, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि 8 बनाने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए, हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप करना चाह रहा है, हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप करना चाह रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ बाइंड अप करना चाह रहा है तो इसके साथ बनाएगा ये कैसा कोवैलेंट बॉन्ड, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया। ऐसा लग रहा है हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, पर नहीं, ये मैं डाइपोल का मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ बस, ये लास्ट एग्जांपल, इसके बाद अब आगे नहीं बढ़ेंगे। होता क्या है, यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव दिखेगा, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव दिखेगा, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर डेल्टा निगेटिव। अब ये देखो डायरेक्शन निकालना चाहोगे तो निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, और इधर भी निगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। ओवरऑल इस पे भी तुम्हें डाइपोल मोमेंट क्या मिलने वाला है 0, चार्ज भी कितना 0। तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट का बहुत सारा एग्जाम्पल। रियल लाइफ में ऐसे ही मिलता है, केमिस्ट्री में तुमको बहुत सारा मिलेगा, जो एग्जाम्पल दे देगा तुमको सिखाएगा लोग, शेप सब बनाना सिखाएगा लोग। मैं सिर्फ ये बता दिया हूँ कि डाइपोल मोमेंट रियल लाइफ में तुम्हें कैसे दिखेगा। थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के अंदर ये तीनों एग्जाम्पल दिए थे, इसमें मैंने तुम्हें सामने ला के दिखा दिया, हो ना हो कहीं तुम्हें एग्जाम्स में पूछ ना दे, तो इसलिए मैं बता दिया। अब हम लोग जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैसे आता है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल अब हम लोग जानते हैं। मेनली मैं 3 पोजीशन पे डाइपोल के बताऊंगा। पहला नंबर कहाँ बताऊंगा, सेंटर पे, दूसरा एक्सियल पे और तीसरा इक्वेटोरियल पे। तो पहला हम कहाँ जानते हैं, एट सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर पे कितना होगा जान लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैं प्लस चार्ज रखा, दूसरा मैं यहाँ माइनस चार्ज रखा, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस में क्यू चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 है। इन दोनों के मुझे एक्जैक्टली सेंटर पे जब आऊँगा तो मुझे डिस्टेंस यहाँ से a चलना पड़ेगा और यहाँ से भी a ही डिस्टेंस चलना पड़ेगा। मुझे एक्जैक्टली इसी सेंटर पे ही चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर पर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर देते हैं। किसकी किसी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट सेंटर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे सेंटर पे। कैसे निकालेंगे, प्लस की वजह से इस सेंटर पॉइंट पे हमें ऑलवेज कहीं पे भी किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें मिलता है अवे फ्रॉम ये चार्ज, अवे फ्रॉम चार्ज इसकी वजह से मिल गया प्लस क्यू की वजह से। माइनस क्यू की वजह से, इसकी माइनस क्यू की वजह से मिलता है मुझे माइनस क्यू की वजह से मिलता है किधर, टुवर्ड्स द चार्ज, है ना।
ये ऐसा एक बना लेते हैं अवे फ्रॉम चार्ज, और दूसरा इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से है ना, और दूसरा इस टुवर्ड्स द चार्ज माइनस की वजह से। तो दोनों में का हमें दिख रहा है कि दोनों का डिस्टेंस जो है ए ही है और हमारा चार्ज भी दोनों पे सेम ही है, तो दोनों को ई ही मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से 2E के बराबर आ जाएगा। 2E मतलब 2KQ अपॉन में दोनों के बीच का ये यहाँ से इसका बीच का डिस्टेंस कितना है R², ये बनकर आ जाएगा सेंटर पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना हो जाता है, सेंटर पे हो जाता है 2KQ डिवाइडेड बाई R²। अच्छा ध्यान रहे कि इसे हम लोग जनरली इस टर्म में भी लिखा करते हैं। अब पोटेंशियल के टर्म में भी तुम्हें मिलेगा। पोटेंशियल के टर्म में कैसे मिलेगा ये देख लो। तो हमें 2KQ बाई R² मिल रहा है, सॉरी पोटेंशियल के टर्म में बोला मैं, डाइपोल मोमेंट के टर्म में तुम्हें मिलेगा। डाइपोल मोमेंट के टर्म में मैं तुम्हें निकालता हूँ क्या है, यहाँ पे Q को रहने दो, K को यहीं रहने दो, और Q इन तो 2A डिस्टेंस मुझे चाहिए। 2 तो है लेकिन A डिस्टेंस हमारे पास है नहीं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है A है। यहाँ पे भी A रखना पड़ेगा है ना मुझे, क्योंकि A डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी मुझे A डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो A डिस्टेंस है तो यहाँ पे मैं रखूँगा डिवाइडेड बाई A² है ना, तो A² रहने देते हैं। मुझे A ऊपर भी एक चाहिए तो नीचे क्या कर दूंगा मैं A³ कर दूंगा। तो मुझे ये दिख रहा है कि इस Q इंटू 2A को क्या बोलते हैं, देखो तो Q इंटू 2A को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो मैं डाइपोल मोमेंट का यहाँ से रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल्स टू KP डिवाइडेड बाई AQ, ये आ गया सेंटर पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सेंटर पॉइंट पे। ऐसे चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो। देखो मैंने किया क्या है, सेंटर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था डाइपोल की वजह से। एक डाइपोल बना दो सेंटर पे, प्लस की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, माइनस की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। जब ऐड किया तो मुझे ये पता चला कि दोनों में चार्ज सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर से सेम है, इसलिए मैंने दोनों को ई मानकर 2E कर दिया। 2E करने के बाद ई का वैल्यू होता है 2KQ बाई R², तो मैं KQ अपॉन A² कर लिया। इसके बाद क्या करना है मुझे Q जनरेट करने, यहाँ पे P जनरेट करने के लिए, P मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्रिएट करने के लिए Q इंटू 2A में कर दिया। Q इंटू 2A अगर करूँगा तो A अपने से खुद से अपने तरफ से लेके आए हैं, A से नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और फाइनली ये बनकर आ गया। तब हमारे पास ये दो फॉर्मूला है जो तो आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इसके सेंटर पर भी जाने हैं। अगर एक्सियल पोजीशन पे इधर बाहर पूछ देगा तब कैसे हम लोग निकालेंगे, और दूसरा इससे परपेंडिकुलर हम लोग एक पोजीशन पे जाने। तो फटाफट मैं साइड हो गया हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इसे इरेज कर दूंगा। 3, 2, 1 गो। अब हम लोग बात करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो डाइपोल के तो कैसे निकाल सकते हो, दोनों को जानते हैं। पहले हम कर देते हैं इसका सेपरेशन। पहला कौन सा पोजीशन मैं बताने वाला हूं, सेकंड नंबर एट एक्सियल पोजीशन, और उधर साइड बता दूंगा इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन किसको कहते हैं, यहाँ पे कोई प्लस चार्ज है, दूसरा एक इतना बड़ा भी नहीं, छोटा रहता है चार्ज छोटा रहता है। यहाँ पे प्लस Q है, दूसरा इसे थोड़ी डिस्टेंस पे माइनस Q रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में कहीं ये सेंटर C है। यहाँ से मुझे करना क्या है, ये डिस्टेंस इधर A, इधर भी डिस्टेंस A। मुझे किसी इधर साइड किसी A पॉइंट पे पूछ रहा है। A मतलब एक्सियल पोजीशन के लिए A मैं दे दिया हूँ, ताकि बार बार फॉर्मूला याद कराना तुम्हारे लिए मेरे लिए आसान हो जाए तुमसे। तो एक्सियल पोजीशन पे हमको जाना इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालने के लिए करते क्या है, दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा। बस उसको फॉर्मूला के फॉर्म में मैं ला के दिखा देता हूँ एक बार, और उसको याद करके अब रखना है। अब बार बार निकाल के हम लोग को नहीं देखना है। तो हम लोग जानते हैं कि इस पॉइंट पे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने के लिए हमेशा जब भी किसी भी अगर डाइपोल से कोई डिस्टेंस पूछे ना, तो हमेशा उसको सेंटर पॉइंट से निकाला करो डिस्टेंस। यहाँ से मैं सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस R लिख लेता हूँ। तो R डिस्टेंस पे ले जाके हम लोग निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A ड्यू टू प्लस Q, और प्लस में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस में Q। अच्छा, प्लस Q की वजह से अगर मैं देखूंगा तो क्या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, K कैपिटल Q अपॉन में R डिस्टेंस कितना है, R डिस्टेंस ये पूरा, और साथ में ये वाला ऐड हो जाएगा। अगर इसकी वजह से निकालने चलेंगे तब तो मुझे दिखेगा ये तो A और प्लस में R। देखो इस प्लस चार्ज से इस A पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, A प्लस R, तो मैं कर दूंगा R प्लस A टू द होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पे प्लस में। अच्छा, दूसरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, अच्छा एक तो आया, एक इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आता है, अवे फ्रॉम चार्ज, ये A की वजह से आया, और माइनस की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये आ गया माइनस की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q, तो प्लस Q की वजह से यहाँ लिख दिया हूँ मैं। बीच में मुझे क्या कुछ लिखना पड़ेगा, इधर को पॉजिटिव मानेंगे तो इधर से इसे मानना पड़ेगा मुझे नेगेटिव, तो यहाँ मैं नेगेटिव लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई,
अच्छा ये देखो तो माइनस क्यू से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये तो हमें सेंटर से पता है। इतना को अगर मैं माइनस कर दूँ कहाँ तक, यहाँ तक वाले को, ये डिस्टेंस कितना है, सेंटर से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस ए है। अगर पूरे सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस में से ए माइनस कर दूंगा तो मुझे सिर्फ इतना बचेगा, माइनस क्यू से ए तक के बीच का डिस्टेंस। मैं वही करता हूँ, आर माइनस ए कर देता हूँ टू द होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखते चलना, दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है कौन, के क्यू। बच जाएगा क्या, ये बचेगा 1 अपॉन में आर प्लस ए टू द होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू के क्यू को के क्यू हिलाने देते हैं इनटू, अच्छा देखो तो आर प्लस ए, आर माइनस ए दोनों है ना, तो दोनों को हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला पे सेट कर सकते हैं। तो क्या कुछ बन के आएगा मल्टीप्लाई होकर, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा ये वाला कहाँ आ जाएगा, ऊपर साइड, तो ये बनेगा आर माइनस ए टू द होल स्क्वायर माइनस में सेकेंड क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टू द सॉरी आर प्लस ए टू द होल स्क्वायर। अब दोनों को जैसे ही तुम सॉल्व करोगे तो क्या कुछ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो यहाँ से ई ए बराबर हो जाएगा के क्यू। अब थोड़ा इमेजिन करना, थोड़ा मैं यहाँ पे स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसके बाद ई ए इजकल्स टू क्या कुछ आ जाएगा, ई ए इजकल्स टू आएगा के क्यू इन टू, अच्छा ये बनेगा ए माइनस बी टू द होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो और इधर साइड बनेगा ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्लस में बन रहा है, ये पूरा का पूरा माइनस होने की वजह से माइनस में बन रहा है। तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस में इधर वाला प्लस में, इधर वाला माइनस में। इसके पास बच जाएगा सिर्फ 2ar, इसके पास बच जाएगा माइनस में 2ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओवरऑल कर सकते हैं, इसको लिख देंगे माइनस 4ar के बराबर टू द होल स्क्वायर। अब मुझे यहाँ से दिख रहा है, अच्छा ये देखो ना, ये डाइपोल जो लिया गया है, डाइपोल कैसा है, डाइपोल बहुत अच्छा, वाटर मॉलिक्यूल का हमने डाइपोल का एग्जांपल लिया था। वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब एज़ कम्पेयर टू ये जो डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से लेकर चलेंगे, थोड़ा तो ज़्यादा ही लेके चलेंगे। तो सेंटर से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल में जो डिस्टेंस लेके चलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये बहुत ज़्यादा छोटा डाइपोल होने की वजह से ए जो होता है, ए का वैल्यू बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, इसलिए कह सकते हैं ए टेंड टू 0 के बराबर लगभग उसको मान लेते हैं कि लगभग 0 को टेंड करेगा ये। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब हम लोग का ए जो है 10 to 0 करेगा तो इसका वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हैं, ये भी वैल्यू काफ़ी 0 को पुट करेगा, टेंड करेगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, ई ए बराबर बचेगा, ये बचेगा के क्यू इंटू ये हो जाएगा हमारा 4, ये बचेगा 4ar डिवाइडेड बाई, ये इसको a को 0 पुट कर देते थे, बचेगा क्या, आर स्क्वायर बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर को होल स्क्वायर करेंगे तो r टू द पावर 4 बचेगा, r का पावर 4 बचेगा, ये कैंसिल आउट कर देते हैं तो बचेगा हमारे पास क्या, r का क्यूब। हम यहाँ से लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ऊपर वाला थोड़ा मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ ताकि p से रिप्लेसमेंट हो सके। अच्छा p बराबर क्या होता है, ये मैं कहाँ से किया, ये इसलिए किया क्योंकि p टेंड टू 0 कर रहा है, मुझे ये हो जाएगा के क्यू इंटू, अच्छा ये है इसके अंदर से मैं 2 को हटाना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 2a और q को इसके साथ अटैच करना चाहता हूँ, क्यों, ताकि 2aq जो है ये बनकर pi डाइपोल मोमेंट के बराबर, और डाइपोल मोमेंट के बराबर लाकर और यहाँ पे पुट कर देते हैं, एक 2 को बाहर निकाल देते हैं और अंदर साइड क्या रख देते हैं, नीचे साइड क्या रखते हैं, r क्यूब। तो ये हमारा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। यहाँ से कह सकते हैं इसे हम लोग p पुट कर देंगे k इंटू 2p डिवाइडेड बाई r का होल क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हमारा आ गया 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब। ये हो गया एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे चाहो तो एक्सियल पोजीशन पे निकाल सकते, कब, जब हमारा वेरी वेरी स्मॉल डाइपोल हो, बहुत ज़्यादा छोटा डाइपोल नहीं हो तब हम लोग तब के लिए तुमसे पूछेगा ही नहीं, वैसे बहुत छोटा डाइपोल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक्सियल पोजीशन पे। अब थोड़ा हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे सीखते हैं। अब देखो सेकंड में इक्वेटोरियल पोजीशन में बताने चल रहा हूँ, थर्ड नंबर है एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें मैं थोड़ा रफ्तार रखूँगा क्योंकि अब फर्स्ट टाइम तुम कुछ समझ चुके बहुत कुछ। ये है हमारा प्लस चार्ज, दूसरा है यहाँ पे माइनस में चार्ज।
दोनों के बीच का इधर साइड से डिस्टेंस ए है, इधर साइड से भी डिस्टेंस ए है। हम इससे आर डिस्टेंस ऊपर जाते हैं परपेंडिकुलरली ऊपर जाते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कौन सा पोजीशन? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में मुझे जानना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे जान सकते हैं? तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्लस दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते, दोनों को ऐड कर देते, जैसे हमेशा करते आ रहे थे। प्लस की वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, ये हो गया अवे फ्रॉम चार्ज, ठीक है। अवे फ्रॉम चार्ज कुछ ऐसे आएगा। माइनस की वजह से आ जाएगा टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हो जाएगा पैरेलल। अच्छा मान लो इसको हम लोग चाहें तो थीटा मान सकते हैं, ये थीटा, तो ये भी एंगल हो जाएगा कितना? थीटा। अच्छा ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई। तो ई का दो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक तो इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ई कॉस थीटा, और एक दूसरा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई साइन थीटा। वैसे ही हम लोग इसका भी निकालने की कोशिश करते हैं। ये भी एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल, ये एंगल थीटा। तो और कौन सा एंगल थीटा हो जाएगा? ये थीटा, ये 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा, ये भी हो जाएगा हमारा थीटा। यहाँ से कर सकते हैं। अब इसका हम लोग ब्रेकिंग करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इधर साइड आएगा प्लस में ई कॉस थीटा, और नीचे साइड आ जाएगा ई साइन में थीटा। मुझे कौन सा डायरेक्शन में चाहिए? अच्छा ऊपर वाला ई साइन थीटा, नीचे वाला ई साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा। मेरे पास ई रिजल्टेंट जो आएगा वो आ जाएगा ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, 2e कॉस थीटा। अच्छा 2e कॉस थीटा में ई का वैल्यू क्या कुछ रख सकते हैं? ई आर इज इक्वल्स टू 2e, ई मतलब के क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस आर मुझे निकालना पड़ेगा। आर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर इस पोजीशन पर हम लोग डिस्टेंस निकालना है इससे, तो ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस आर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। नीचे क्या होता है? आर स्क्वायर मतलब इसके पूरे का स्क्वायर करूँगा मैं, तो बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, क्योंकि रूट हो जाएगा गायब स्क्वायर करने पे। फिर हम लोग कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या कुछ रख सकते हैं? कॉस थीटा मतलब ये देखो ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा मतलब ए डिवाइडेड बाई ये रूट अंडर, ए डिवाइडेड बाई पूरा वाला वैल्यू अंडर रूट में, इसको पावर में लिख देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर में 1/2 भी लिख देते हैं ऐसा। अब देखो तो दोनों वैल्यू सेम है, एक के पावर में 1 है, एक के पावर में 1/2 है, तो इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ई आर इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर हाँ ठीक है, तो ये क्या कुछ आएगा 2kqa डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टू द होल पावर। अच्छा इस पे 1/2, ये इस पे 1 और इस पे 1/2, दोनों को पावर को कर दो ऐड, तब हो जाएगा 3/2। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी मैं फिर से डाइपोल मोमेंट लाने की कोशिश करूँ, बचेगा के और क्यू को रहने देते हैं, और ए के साथ 2 को लेकर आ जाते हैं, तो 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द होल पावर में 3/2। ये क्या बन के आ जाएगा? p, ये हो जाएगा के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। बहुत छोटा डाइपोल लेके चलेंगे तो ए को हमें करना पड़ेगा नेगलेक्ट, तो ए को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर इज इक्वल्स टू के पी डिवाइडेड बाई, ए को नेगलेक्ट करते हैं तो बचेगा क्या? आर स्क्वायर टू द होल पावर 3/2। अच्छा ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट, तो बचेगा आर क्यू, सिर्फ आर क्यू। तो मुझे पता चला कि इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आर क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख लो आर क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ पे आर क्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो मैंने इसमें किया बस इतना ही कि एक निकाला एक्सियल पोजीशन पे और दूसरा निकाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे मिला मुझे 2kp/r3 और इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिला मुझे kp/r3। अगर एक बार एक CBSE ने सवाल ये पूछा था, ये फॉर्मूला बस तुम्हें ध्यान में रखना है, बाकी डेरिवेशन करने के लिए डायरेक्ट आता है, सवाल डायरेक्ट आया हुआ भी है, दोनों आया हुआ है, ये भी और वो भी, तो पूरा करने भी आना चाहिए सॉल्व। अब ये एक सवाल एक बार और पूछ दिया था, ये बताइए कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उन दोनों का रेशियो क्या होता है। तो रेशियो कैसे निकाल सकते हो? तो रेशियो निकाल सकते हो इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन के बीच में कैसे, अभी हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके बाद। अब हम लोग डाइपोल में एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इन दोनों के बीच का रिलेशन थोड़ा जान लेते हैं। देखो क्या हुआ सीन कि जब अभी हम लोगों ने निकाला 2 पोजीशन, पहला निकाला कौन सा? एक था हमारे पास डाइपोल जिसको बोल रहे थे प्लस, इस पे चार्ज था,
दूसरा था यहाँ पे जिसके पास माइनस चार्ज था। यहाँ पे बीच में कहीं सेंटर था, सेंटर से अगर इधर साइड जा रहे थे तो इसको एक्सियल पोजीशन बोल रहे थे, एक्सियल पोजीशन। और ऊपर साइड कहीं जा रहे थे आर डिस्टेंस पे, यहाँ से आर डिस्टेंस पे कौन सा था, एक्सियल पोजीशन। और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे कौन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर मुझसे एक्सियल पोजीशन पे पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन पे, तो क्या कुछ बन के रहा था, 2kp अपॉन में आर क्यूब। ये आया था इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। कौन सा पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे। दूसरा हमने निकाला कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ये वाले पोजीशन पे, ये कितना आया था, ये आया था kp अपॉन में आर का क्यूब। ये बनकर आया था। ये हमारा दो फॉर्मूला था। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कुछ बन के आएगा, 1 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन डिवाइडेड बाय इक्वेटोरियल पोजीशन इक्वल्स टू, दोनों में देखो 2kp बाई आर क्यू, इसमें kp बाई आर क्यू, तो ये सिर्फ 2 बच जाएगा, दोनों कटेगा तो बचेगा क्या, एट एक्सियल पोजीशन जो होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन का डबल होता है, या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन का डबल होता है, या फिर इन दिनों का रेशियो क्या होता है, 2 के बराबर होता है। तो ये भी सीबीएसई एक बार पूछ दी है कि एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और दोनों का रेशियो निकालिए। पूछा था सिर्फ 1 मार्क्स में। अब 1 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसा ही तुम्हें बनाना पड़ेगा, डायरेक्ट दोनों का फॉर्मूला लिख दो, क्योंकि पूरा डेरिवेशन करने चलो तो 1 नंबर का तो होगा नहीं, इसलिए फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है दोनों का, एक्सियल पोजीशन का भी इक्वेटोरियल पोजीशन का भी। एक नोट में एक बात ध्यान में रखना है, नोट में क्या बात ध्यान में रखना है, नोट में यही बात ध्यान में रखना है कि एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के, क्योंकि देख लो यहाँ पे ये जो होता है r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इंस्टेड ऑफ किसके, इंस्टेड ऑफ 1/r² के। इस पर डिपेंड नहीं करता है बल्कि इस पर डिपेंड करता है। कब, जब बहुत लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओगे। अब उसमें देखना जब मैं डेरिवेशन करवा रहा था तो उसमें लिया भी था कि a को टेंड करवा रहा था 0 के, a कौन था, ये डिस्टेंस को मैं 0 टेंड करवा रहा था, मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत छोटा कर रहा था इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तभी जाकर के ये फॉर्मूला दोनों निकल कर आया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड भी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और उस पर ये पता करते हैं कि कितना फोर्स उस पर लगेगा और कितना उसकी वजह से कुछ टॉर्क आएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, नॉमिनल सा टॉपिक है, उसको कवर अप कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख कर थोड़ा देखते हैं क्या क्या कुछ होता है। तो करना क्या है, एक डाइपोल को लेना है, डाइपोल को ले लेते हैं, डाइपोल अपना है, डाइपोल में लिया, कहाँ रखना है, यूनिफॉर्म पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये रहा डाइपोल, टिंग टोंग, इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ मान लो है। अभी मैं इस पे चाहता हूँ कि फोर्स निकाल के देखूँ कि फोर्स इस पे क्या कुछ लग रहा है। पहला मुझे फोर्स जानना है क्या कुछ लग रहा है इस पे। तो फोर्स जो होता है वो अगर देखा जाए प्लस क्यू चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, कितने के बराबर, प्लस में क्यू ई के बराबर। और अगर निगेटिव चार्ज पे देखोगे तो कहाँ किधर लगता है, माइनस क्यू ई के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में इस पे इलेक्ट्रिक ये लग गया फोर्स। अब अगर ओवरऑल रिजल्टेंट दोनों की वजह से निकालने चलोगे तो कितना आएगा, प्लस में क्यू ई और माइनस में क्यू ई, दोनों फोर्स को जोड़ दो, आ गया 0। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को मैं रखूंगा तो कोई भी फोर्स उस पर लगने वाला नहीं है। दूसरा मैं जान लेता हूँ थोड़ा टॉर्क के बारे में कि टॉर्क इस पर कितना कितना लगेगा। अगर मान लो मैं टॉर्क निकालना चाहूँगा तो कैसे निकाल सकता हूँ, टॉर्क जानना है तो टॉर्क देखो कैसे निकाल सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये फोर्स चाह रहा है कि प्लस, ये फोर्स चाह रहा है कि प्लस क्यू चार्ज को ऊपर की तरफ खींच लूँ, ये चाह रहा है कि नीचे की तरफ खींच लूँ। ओवरऑल सीन ये बनेगा कि बीच के अबाउट रोटेट कर जाएगा, ये ऐसा रोटेट करेगा, इसके अबाउट रोटेट करेगा ना। तो इन दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए है, और यहाँ से भी डिस्टेंस ए ही है। ये वाला चाह रहा है टॉर्क बराबर क्या होता है, आर इन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स लगने वाला उसके ऊपर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई के बराबर लग रहा है। तो इसकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मान लो मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ। दूसरा वाला में भी क्या चल रहा है, ये भी ये नीचे की तरफ खींच रहा है नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब ये भी क्लॉकवाइज ही घुमाने की कोशिश कर रहा है, क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव में ही लेके चलूँगा। इसके ऊपर भी कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू लगने वाला इसके ऊपर फोर्स। तो दोनों को एक बार मैं ऐड कर देता हूँ, तो टॉर्क बराबर यहाँ से आ जाएगा ए ई, एक इंटू क्यू ई। अब ए इंटू क्यू ई तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा ए क्यू इंटू ई। अच्छा
यहाँ से मुझे एक और चीज़ दिख रहा है कि 2a q, ये देखो q इंटू 2a इंटू ई, ये देखो तो क्या होता है p होता है, तो मतलब टॉर्क बराबर क्या आ गया p इंटू ई, और यही जो होता है p इंटू ई जो होता है बनकर आ जाता है टॉर्क के लिए एक फॉर्मूला। एक्चुअल में अगर फॉर्मूला देखा जाएगा तो होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू p क्रॉस ई होता है, ऐसा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर तुमसे पूछेगा कि टॉर्क बराबर क्या होता है, p का मैग्नीट्यूड इंटू ई का मैग्नीट्यूड और इंटू में साइन थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या कुछ सीन बनेगा। डाइपोल को रख देते हैं, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या कुछ सीन बनेगा, तो दो सीन बन सकता है। पहला तो एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं और दूसरा नेगेटिव चार्ज ले लिए हैं। इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में ले लिया। दूसरा ऐसा सीन बन सकता है कि मैं इधर साइड ले लूँ नेगेटिव और इधर साइड ले लूँ पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। ऐसे केस में डाइपोल का डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर साइड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इधर ही साइड होगा। तो जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में रहता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रहे इंक्रीजिंग है, यह भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है, ठीक। तो ऐसे केस में क्या होता है, फोर्स जो होता है इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, ये अपोजिट डायरेक्शन में ना डायरेक्ट डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। और ऐसे केस में फोर्स क्या लगता है, इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। जैसे डाइपोल अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सॉरी इसमें इंक्रीजिंग लगेगा। जब दोनों सेम में रहे, कौन कौन, पहला ये कब लगेगा, जब P एंड E सेम डायरेक्शन में हो, तब इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जब P एंड E, ये यहाँ पे P है एंड E जो है ये दोनों का दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिक्रीजिंग वाले के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, अगर ये ऐसा है तो इंक्रीजिंग के डायरेक्शन में लगेगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसलिए मैं इतना ही सिर्फ बता दे रहा हूँ जितना कि एनसीईआरटी के अंदर दिए रखा है। अब हम लोग चलते हैं एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो कि एक लाइन में दे रखा है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे देखो कॉम्ब का केस एक समझते हैं, बहुत छोटा सा लाइन में एनसीईआरटी ने दे रखा है कि कॉम्ब के बारे में, कॉम्ब के केस में क्या कुछ सीन बनता है। कॉम्ब के केस में ऐसा सीन बनता है कि एक कॉम्ब ले लेते हैं ऐसा, इसके हम बाल उल में रगड़ लिए हैं, बाल में रगड़ने की वजह से हुआ क्या है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज आ गया है। तो ये क्या है, कैसा हमारे पास कॉम्ब है, ये है हमारा चार्ज कॉम्ब। किसकी वजह से चार्ज हुआ है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज हुआ है। दूसरा, हम यहाँ पे बहुत सारा पीसेज ऑफ पेपर ले लेते हैं, पीस पेपर का टुकड़ा पे, इस पे मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आ सकता है, अभी मान लो पॉजिटिव हम मान के चल रहे हैं कि आ गया इस पर, तो इस पर पॉजिटिव आएगा तो इसके सामने वाले में ऑटोमेटिक नेगेटिव डायरेक्शन इसके सामने क्रिएट कर देगा ये, और नीचे साइड पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, ऊपर नीचे नीचे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने की वजह से सामने इसका नेगेटिव चार्ज इसने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ खींच के, तो नीचे ऑटोमेटिक बन गया पॉजिटिव। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस जब हम लोग बाल में रगड़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज ये कैसा बन गया है, अब डाइपोल की तरह बन गया पेपर हमारा। अब जैसे ही ये हम लोग बाल में रगड़ते हैं तो हम लोग का जो बाल में रगड़ने के बाद चार्ज आता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब कहीं ज़्यादा चार्ज भी हो सकता है, कहीं पे भी कम भी हो सकता है। ज़्यादा कम चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट करता है अपने आसपास में, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने का मतलब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता इस कॉम्ब की वजह से तो इस डाइपोल पे कोई भी फोर्स नहीं लगता, ये कागज़ जो है नीचे के नीचे गिर जाता। देख लो, जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे कैसा क्रिएट हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है तो ऐसे केस में यहाँ पे देखो तो डाइपोल मोमेंट तुम्हें कैसा दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट ऐसा दिख रहा है इसका, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरीके का डाइपोल मोमेंट मुझे दिख रहा है। और नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट जब भी मुझे दिखेगा तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ, नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहे तो अपोजिट डायरेक्शन रहने पे कहाँ लगता है, हमें फोर्स जो दिखेगा वो इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। अब डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, तो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, ये जहाँ भी रहे ये तो इस पर डिपेंड करेगा कि ई का वैल्यू कैसे वैरी कर रहा है, और फाइनली यहीं इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाता है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है।
यही कंसेप्ट होता है जिसकी वजह से कॉम जो होता है हमेशा खींचता है, क्योंकि वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अगर तुमसे मान लो ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट करवाया जाता है कि हम लोग डाइपोल मोमेंट पर फोर्स तो ओवरऑल जीरो होता है, तो वहाँ पे डाइपोल मोमेंट पर फोर्स जीरो होता है, तो ये कॉम जो है कैसे इस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो वहाँ तुम्हें यही एक्सप्लेनेशन देना होगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, नॉन यूनिफॉर्म लग रहा है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारा फोर्स लगता है। तो ये तो था हमारा डाइपोल के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर कंप्लीट थ्योरेटिकल वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।